नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो है इसमें हमने पर्यावरण अध्ययन का जो 2012 का पेपर था वो सॉल्व किया है। देखते हैं इसके प्रश्न। और आपको अगर 2011 का पेपर देखना है तो नीचे ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका 2011 का मॉडल पेपर जो पर्यावरण अध्ययन का है, मॉडल पेपर नहीं, 2011 का पेपर, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लगभग 20 मॉडल पेपर कंटिन्यू आते रहेंगे। पहले जो बच गए 15 और 17 का, वो पेपर भी मैं मॉडल पेपर 15 और 17 का पेपर में डालने के बाद लगभग 20 मॉडल पेपर पर्यावरण अध्ययन के मैं करवाने वाली हूँ। साथ साथ टॉपिक भी चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। मूल्यांकन से तात्पर्य एक तरीके से परीक्षा, जो हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं कि उसने क्या अभी तक पढ़ा, उसमें से क्या उसने गेन किया, वो सब। तो अब देख यहाँ पे आराम से आप इसका जवाब देख सकते हो। अनुशासन बनाए रखना, केवल अनुशासन बनाने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते, केवल परीक्षा करवाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, केवल प्रश्न पत्र बनाने मात्र से ही मूल्यांकन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा अधिगम करता, यानी कि सीखने वाले लर्नर की उपलब्धि जानना कि उसने अभी तक क्या सीखा और जो सीखा है उसमें सुधार लाना। तो इसका सही जवाब होगा अधिगम करता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान शिक्षण के लिए विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट। केवल विज्ञान शिक्षण की अगर बात करें तो देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री जो हर विषय के लिए होती है, श्यामपट भी हर विषय के लिए और पुस्तक भी। यहाँ पे विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है तो विज्ञान शिक्षण के लिए जो प्रमुख पाठ्य सहगामी है वो है विज्ञान क्लब। नेक्स्ट प्रश्न, पानी में से अशुद्धि दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए मिश्रण, पृथक्करण, छानना, ऊर्ध्वपातन। तो मिश्रण में तो मिलाया जाता है, छानने में केवल छाना जाता है, तो दूध दही में से मक्खन छान करके अलग नहीं किया जा सकता। ऊर्ध्वपातन होता है ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ को गर्म करने के बाद उसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से अलग करना यानी कि हटाना, यानी कि इसका सही जवाब होगा पृथक्करण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सही जो है वो उसको छांटना है। देखिए, सबसे पहला, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वो छात्रों के लिए उपयोग होती है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो चार्ट और ग्राफ केवल दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में ही किया जाता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? किसी भी परीक्षण को करने से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, पायलट स्टडी, अंतिम प्रारूप। तो देखिए, परीक्षण की योजना बनाने में परीक्षण करने से पूर्व ही नहीं, संपूर्ण रूपरेखा जो है वो परीक्षण की योजना बनाना उसके अंतर्गत आती है। परीक्षण की तैयारी तो उस परीक्षण को करने की तैयारी होती है, उससे पूर्व उसे जांचने से संबंधित नहीं है ये। और अंतिम प्रारूप यानी कि परीक्षण को अंतिम प्रारूप देना, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा पायलट स्टडी।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? देखिए गुजरात, तो गुजरात नीचे की साइड में है। मध्य प्रदेश ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आता है। हरियाणा ऊपर की तरफ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह का नाम था, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एडुसेट। तो यहाँ पर ये चारों ही कृत्रिम उपग्रह, लेकिन पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था उसके बारे में बात करनी है अपने को यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर, तीसरा रोहिणी। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, ये कंटिन्यू अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए, तीनों दिए हुए हों और ऑप्शन साइड में दिए हों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय को मिलान करना हो, तो आर्यभट्ट पहला है, भास्कर दूसरा है, तीसरा है रोहिणी और चौथा है एप्पल। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आ भा रो ए ऐसे याद कर सकते हो। आ भा रो ए, आ से आर्यभट्ट, भा से भास्कर, रो से रोहिणी, ए से एप्पल। तो ये थे चारों कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं, ऑप्शन सी, 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा या गलफड़ों द्वारा? तो जो जलीय जंतु होते हैं वो जल के अंदर ही होते हैं, तो उन जलीय जंतुओं के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वो गलफड़ों द्वारा होती है। उसके गलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते, गलफड़ों द्वारा उनकी श्वसन क्रिया होती है, गिल्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक होता है। देखिए आप जानते हैं कि तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग। तो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है, बिल्कुल सही बात है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है, और चौथा दे रखा है नीचे हरा रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तीसरा जो है मध्य में जो चक्र है वह सदैव गतिमान रहने का प्रतीक होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 4, 1, 2, 4 सही है और 3 गलत है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? वातावरण के अनुरूप यानी कि जैसा वातावरण होता है वहाँ के जीव जंतु और पौधों के शारीरिक लक्षण उसी के अनुरूप होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसके अनुरूप होना या अनुकूल होना, तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि इसको कहते हैं अनुकूलन। इसको क्या कहते हैं? अनुकूलन। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य, तो आप जानते होंगे केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य है, तो वह स्थित है भरतपुर में। केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर। निम्न में से कौन सा कथन वायु से संबंध में सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायु में भार होता है, तो वायु में भार होता है। तीसरा है वायु स्थान घेरती है, और चौथा है वायु में रंग होता है, वायु में नजर नहीं आती है। तो ये इसके बारे में सही नहीं है कि वायु में रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग जो होती है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है जिसकी वजह से वो चलती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो सही ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए उसमें कौन सा रोगाणुनाशक डाला जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं लाल दवा पानी के अंदर पानी को साफ करने के लिए डाली जाती है, जिसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो लाल दवा और क्लोरीन यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न को सावधानी से देखिए। ये जो चिन्ह बना हुआ है, संकेत बना हुआ है, यातायात संकेत, इसका क्या अर्थ है? मुख्य सड़क, सकरी पुलिया, रेलवे फाटक,
या खराब सड़क। तो इसका सही होगा आंसर खराब सड़क, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायरस। नेक्स्ट प्रश्न, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? जो भोजन करते हैं और उसका जब पाचन होता है तो उस भोजन पचने के बाद जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कौन करता है? आमाशय की दीवारें, छोटी आंत्र की दीवारें, वृद्ध आंत्र की दीवारें या यकृत में। तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में, छोटी आंत की दीवारों से। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होता है। जब पौधों का भोजन बनता है तो भोजन पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, तो पत्तियों के लिए क्या होना जरूरी है? पर्णहरित होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश का होना भी जरूरी है। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश। तो देखिए ये दो ऑप्शन तो पहले ही उसमें खत्म हो गए। तीसरा, जल भी जरूरी है, तो तीनों में ही जल है, सूर्य का प्रकाश है और पर्णहरित है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सूर्य जो है वो सूर्य का नाम आ रहा है, सॉरी, पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, इन तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री, 98.6 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे, यदि यहाँ पे सेल्सियस की जगह ये जो इसका मात्रक है ये फारेनहाइट होता तो सही जवाब होता ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री 98.6 फारेनहाइट। फारेनहाइट में 98.6 होता है जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिलों में मिलने वाले खनिज हैं? जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा, जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा, चांदी, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? बारां, भरतपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, बाड़मेर। ध्यान होगा आपको, पेट्रोलियम पेट्रोल का जो निकालने के लिए जो तेल का कुआं मिला था वो मिला था मंगलम क्षेत्र में और ये बारां में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, या पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण के समय हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो ये किस तरीके से होता है? चंद्र ग्रहण में जब चंद्रमा कब दिखाई नहीं देगा? हमें धरती से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है। और चंद्रमा दिखता कैसे है? सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा हमें तब दिखाई नहीं देगा जब उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा। अब सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा कब? जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी जब आ जाती है तो उस पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है और इस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण की भी यहाँ बात कर लेते हैं। सूर्य कब दिखाई नहीं देगा? हम, सूर्य किसी के प्रकाश से नहीं चमकता है, सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से खुद चमकता है और पृथ्वी से हमें डायरेक्ट सूर्य दिखाई देता है। अब हमें सूर्य कब दिखाई नहीं देगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वो जो चंद्रमा जो बीच में आ जाएगा तो हमें सूर्य का जो हिस्सा है वो दिखाई नहीं देगा, इस वजह से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पशु, ध्यान रखना यहाँ राष्ट्रीय पशु की बात करिए, राजकीय पशु की नहीं। राष्ट्रीय पशु है बाघ, राजकीय पशु है चिंकारा, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर,
नेक्स्ट सूर्य नगरी नाम है, सूर्य नगरी, सूर्य नगरी जोधपुर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का या जोधपुर का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोधपुर का नाम है सूर्य नगरी। एक है सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी की अगर बात करें तो सुवर्ण नगरी है जालोर। सुवर्ण, ध्यान रखना 3 नाम है एक जैसे, सूर्य नगरी जोधपुर, सुवर्ण नगरी जालोर और स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी यानी कि स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। जोधपुर को सूर्य नगरी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी और जालोर को सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो देखिए, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दहेज प्रथा जहां प्रचलित है वो एकल परिवार में भी है और संयुक्त परिवार में भी है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। और तीसरा है बाल दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि दहेज प्रथा और बाल श्रम दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज और बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, शहरों में भी है और गाँवों में भी है, जहाँ है वह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है ऑप्शन ए, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से और परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो देखिए, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, तो परिवार के लोगों द्वारा कुछ भी करने से तो किसी के शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। नेक्स्ट, तो ये बच गए 2, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से या फिर लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। शराब का सेवन करने से लीवर पर इफेक्ट होता है, तो इसका सही जवाब होगा लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? सीमेंट, पत्थर, लोहा या स्कूटर। सीमेंट का काम तो होता ही है, पत्थर भी लगता ही है, लोहा भी लगता ही है, तो स्कूटर काम में नहीं आता है घर बनाने में। वैसे घर बनाने के लिए स्कूटर की ज़रूरत तो पड़ती है, सामान लाने के लिए या सामान की काम की देखभाल करने के लिए स्कूटर की ज़रूरत पड़ती है। इसका यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्कूटर। नेक्स्ट, ऊन प्राप्त होती है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी और खरगोश के बालों से, गाय, बकरी व भेड़ के बालों से। देखिए यहाँ पे शेर, शेर के शरीर पे इतने बाल नहीं होते कि ऊन प्राप्त की जा सके, हाथी के शरीर पे भी इतने बाल नहीं होते कि ऊन प्राप्त की जा सके, और इधर गाय के शरीर पे भी इतने बाल नहीं होते कि ऊन प्राप्त की जा सके। तो इसका सही जवाब होगा भेड़ मिलती है, याक और ऊंट तीनों से ही ऊन प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः हैं। बंदर, शेर और चूहे के घर कौन कौन से हैं? तो सबसे सरल चीज है, हमको चूहे का तो मालूम ही है, चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तीसरे नंबर पे चूहा है, गुफा, बिल, पेड़ या गुफा। तो गुफा, बिल, गुफा में नहीं रहता चूहा, पेड़ पे नहीं रहता, कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो यहीं से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ये सही होगा। अब यहाँ से देख लो, बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहा जो है वो बिल में रहता है। यहाँ से नहीं पता चले तो शेर का देख लो, शेर का हम जानते हैं जो है वो गुफा में रहता है। तो शेर सेकंड नंबर पे, पेड़, बिल, पेड़ और गुफा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुफा। तो ये थे 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न आते होंगे। अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।